MCQ number 1 students, an open organ pipe having fundamental frequency n is in unison with a vibrating string. If the tube is dipped in water so that 75% of the length of the tube is inside the water, then the ratio of fundamental frequency of the air column of dipped tube with that of string will be. It is given that we have to neglect n corrections. Option A 1:1, option B 2:1, option C 2:3, option D 3:2. Students, there is an open pipe, okay? इसका जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है इट इज गिवन एज n, करेक्ट है? नाउ कैन आई से दिस विल बी इक्वल्स टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग. इट इज क्लियरली गिवन दे आर इन यूनिसन. बेटा यूनिसन का मतलब क्या होता है? सेम फ्रीक्वेंसी. एक बार फिर से वो स्टेटमेंट पढ़ता हूँ मैं आपके लिए. एन ओपन ऑर्गन पाइप हैविंग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n, ओके, इज इन यूनिसन विद अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग. सो ओपन पाइप का जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है एंड स्ट्रिंग का जो फ्रीक्वेंसी है दे आर इन यूनिसन. यूनिसन का मतलब क्या होता है बेटा? सेम फ्रीक्वेंसी. आपको ऐसा भी दिया जा सकता था दे आर इन रेजोनेंस. व्हाट डू यू मीन बाय रेजोनेंस? सेम फ्रीक्वेंसी, ओके. अच्छा स्टूडेंट्स, आप मुझे बताइए ये जो n है दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर विच पाइप? ओपन पाइप, ओके. इसका फॉर्मूला क्या होगा? v डिवाइड बाई 2l. सो अगर मैं सॉल्व करूँ तो मुझे समझेगा दैट स्ट्रिंग का जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज इक्वल्स टू v बाई 2l. v इज वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव बेटा, l इज लेंथ ऑफ एयर कॉलम इनसाइड द ओपन पाइप. करेक्ट है? ये समझा बेटा आपको? ओपन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होता है? v डिवाइड बाई 2l. एज पर द डेटा ये बिल्कुल स्ट्रिंग के फ्रीक्वेंसी से मैच करेगा. लेट मी कंसिडर दिस एज इक्वेशन नंबर 1. आगे रीड करते हैं इसको. इफ द ट्यूब इज डिप्ड इन वाटर, ओके, सो दैट 75% ऑफ लेंथ ऑफ द ट्यूब इज इनसाइड द वाटर. ओके सर, ओके. तो जो ओपन पाइप है बेटा, ओपन का मतलब क्या होता है? ओपन एट बोथ द एंड्स. हम उसे अभी वाटर में डिप कर रहे हैं. सो कैन आई से जो लोअर एंड है वो क्लोज हो जाएगा. तो जो ओपन पाइप था स्टेप नंबर 1 में, राइट, नाउ दैट विल बिकम अ क्लोज्ड पाइप इन स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 क्लोज्ड पाइप. बेटा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होता है क्लोज्ड पाइप का? v डिवाइड बाई 4l. बट प्लीज टेक इट वेरी सीरियसली. आपको बताया जा रहा है दैट 75% ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्यूब इज इनसाइड द वाटर. ओके, 75% लेंथ जो ट्यूब का है वो कहाँ है? वाटर में. तो रिमेनिंग 25% कहाँ होगा? एयर में. ओके, सो बेटा टोटल लेंथ l है ना, इसका 25% लेंथ यानी कि l बाई 4 कहाँ पर होगा? एयर में होगा. टोटल लेंथ क्या है बेटा ट्यूब का? l. अब आपने स्टेप 2 में क्या किए? उसे वाटर में डिप किए. सो 75% वाटर में है, रिमेनिंग 25% कहाँ है? एयर में है. सो l जो लेंथ है उसका 25% कितना होगा बेटा? l बाई 4. ऑब्वियस है ये? यस बेटा, आप इसे कैंसिलेशन कर लेंगे तो आपको मिलने वाला है v डिवाइड बाई l. ये ऑब्वियस है. ट्यूब गाइस, लेट मी कंसीडर दिस फ्रीक्वेंसी एज n डैश. ये जो n है ये ओपन पाइप के लिए है, ये जो n डैश है वो क्लोज्ड पाइप के लिए है. ओके, नाउ द रेशियो ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द एयर कॉलम ऑफ डिप्ड ट्यूब विद दैट ऑफ स्ट्रिंग विल बी. दैट मीन्स आपसे पूछा जा रहा है बेटा रेशियो ऑफ n डैश टू ns. करेक्ट है? n डैश का वैल्यू आप मुझे बताइए. v बाई l डिवाइड बाई ns का वैल्यू स्टूडेंट्स, ns विल बी v डिवाइड बाई 2l. करेक्ट है? सो v विल कैंसल आउट. व्हाट अबाउट l? कैंसल आउट. आपको मिलना है बेटा 2 बाई 1. ओके, सो 2:1. दिस इज गिवन इन ऑप्शन बी. ओके, MCQ नंबर 2. A graph of magnetic flux phi versus current I is plotted for 4 inductors A, B, C, D. Larger value of self inductance is for inductor. ग्राफ आपको स्क्रीन पे दिख रहा है बेटा. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, बी, ऑप्शन सी, सी, ऑप्शन डी इज डी. ओके, सो स्टूडेंट्स कैन आई से दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स वर्सेस करंट का ग्राफ. यस, नाउ हम जानते हैं that magnetic flux phi is given by the formula Li.
मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू एल आई, करेक्ट है. फाई इज मैग्नेटिक फ्लक्स, एल इज सेल्फ इंडक्टेंस एंड आई इज डेफिनेटली इलेक्ट्रिक करंट. तो आप रीअरेंज करेंगे आपको समझेगा दैट फाई वर्सेस आई इज इक्वल्स टू एल. सो आई थिंक ये y कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट है. सो y डिवाइड बाय x कोऑर्डिनेट इज बेसिकली स्लोप. सो ये जो पर्टिकुलर ग्राफ आपको दिख रहा है बेटा, उसका जो स्लोप है वही l है. सो स्लोप इज इक्वल्स टू सेल्फ इंडक्टेंस. जैसा कि आप ग्राफ में देख रहे बेटा, सबसे ज़्यादा स्लोप किसका है, a और b और c और d. द आंसर इज a का जो स्लोप है बेटा वो सबसे ज़्यादा है, मतलब a का जो l का वैल्यू होगा वो भी सबसे ज़्यादा होगा. सो सेल्फ इंडक्टेंस इज लार्जेस्ट फॉर विच इंडक्टेंस बेटा, यस द आंसर इज ए एंड ऑप्शन बी ए रहेगा, करेक्ट है, सिंपल. ओके, नेक्स्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3. An electron accelerated through a potential difference V1 has a de Broglie wavelength lambda. When the potential is changed to V2, its de Broglie wavelength increases by 50%. The value of V1 divided by V2 is option A 3:1, option B 9:4, option C 3:2, option D 4:1. ओके सर, तो एक काम कर लेते हैं, हम लोग डी ब्रॉय वेवलेंथ के फॉर्मूला एक्सप्रेस कर देते हैं. यस स्टूडेंट्स, डी ब्रॉय वेवलेंथ लैम्डा इज गिवन बाय द फॉर्मूला h by p. दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट, दिस इज लीनियर मोमेंटम. डी ब्रॉय वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल्स टू h by p. लेट मी सिंप्लीफाई दिस. h डिवाइड बाय बेटा व्हाट इज p, लीनियर मोमेंटम, मास टाइम्स ऑफ स्पीड, करेक्ट है. दैट इज इक्वल्स टू h डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2m e k. सर m फॉर मास, व्हाट इज e k, काइनेटिक एनर्जी. नेक्स्ट है जो हमारे यहाँ काम का फॉर्मूला है वो आने जा रहा है बेटा. सो h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2m. सर व्हाट इज e k, काइनेटिक एनर्जी. क्या फॉर्मूला होगा, बेसिक फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी बेटा, इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज q टाइम्स ऑफ v, करेक्ट है. वेल q इज द चार्ज एंड v इज डेफिनेटली पोटेंशियल डिफरेंस. ओके सर, अब क्वेश्चन को एक बार फिर से मैं आपके लिए रीड आउट कर देता हूँ. An electron accelerated through a potential difference V1, okay sir, has a de Broglie wavelength lambda. So first potential difference क्या है students, V1, okay. क्या है de Broglie wavelength lambda, okay sir. When the potential is changed to V2, now the potential is becoming V2, okay sir. Its de Broglie wavelength increases by 50%. बेटा इट इज़ इंक्रीजिंग बाय 50%. दैट मीन्स जो फर्स्ट स्टेप में लैम्डा था, नाउ दैट इज बिकमिंग 1.5 टाइम्स ऑफ लैम्डा. लैम्डा इज इंक्रीजिंग बाय 50%. जो पहले लैम्डा था, नाउ दैट हैज़ बिकम 1.5 टाइम्स ऑफ लैम्डा. ओके सर, द वैल्यू ऑफ V1 डिवाइड बाई V2. स्टूडेंट्स आप मुझे बताइए ना, ये जो फॉर्मूला है डी ब्रॉय वेवलेंथ लैम्डा का जो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं वो है h डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2m/v. इसको देखकर कैन आई सजेस्ट लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ v. स्टूडेंट्स दैट मीन्स हम लिख सकते थे लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू v2 डिवाइड बाई v1. ये आपको स्क्वायर रूट में लिखना है. इससे अच्छा है आप होल स्क्वायर करके इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख दीजिए. करेक्ट है स्टूडेंट्स. सो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ v. दैट मीन्स लैम्डा का स्क्वायर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v. So lambda 1 divided by lambda 2 the whole square is equals to v2 divided by v1. ओके सर, रिक्वायरमेंट एक बार देखते हैं. उनको चाहिए बेटा v1 डिवाइड बाई v2. ओके नो प्रॉब्लम सर, इसको रीअरेंज कर लेते हैं. v1 डिवाइड बाई v2 क्या होगा स्टूडेंट्स, इट विल बी लैम्डा 2 डिवाइड बाई लैम्डा 1 द होल स्क्वायर. बेटा ये लैम्डा 2 है, ये लैम्डा 1 है, रेशियो क्या होगा 1.5. आई विल सजेस्ट आप 1.5 को लिखिए 3/2. सो दिस रेशियो इज 3/2. आप करेंगे स्क्वायर बेटा, सो इट विल बिकम 9/4. करेक्ट है. सो द रिक्वायर्ड आंसर फॉर v1 डिवाइड बाई v2 इज इक्वल्स टू 9/4. v1 अपॉन v2 सर 9/4 एंड दैट्स वाई द आंसर शुड बी ऑप्शन बी. ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. MCQ नंबर 4. इन केस ऑफ अ स्टेशनरी वेव पैटर्न विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. ओके, रीड करते करते उसको सॉल्व कर लेते बेटा. ऑप्शन ए. ओके, आपसे पूछा जा रहा है इन दिस फोर्थ क्वेश्चन स्टूडेंट्स, which of the following statement is correct related to stationary wave pattern. Okay, option A, the distance between the two consecutive nodes is equal to wavelength. बेटा ये तो गलत है. Distance between two consecutive nodes
इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ वेवलेंथ। याद करो बेटा, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2। यहाँ दिया क्या है कि ये लैम्डा होता है, बट सच में होता कितना है, लैम्डा बाई 2। दैट्स वाई ये फॉल्स है स्टूडेंट्स। ओके, ऑप्शन बी, इन अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स ओनली इवन हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन एन एयर कॉलम। ये भी गलत है बेटा। इन केस ऑफ अ पाइप विच इज ओपन एट बोथ द एंड्स, राइट, ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। ओके, सो ये स्टेटमेंट भी क्या हुआ बेटा, फॉल्स हुआ। पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स बेटा। यस, ऑप्शन सी, इन अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन एन एयर कॉलम, ये भी फॉल्स है बेटा। फॉर अ पाइप स्टूडेंट्स विच इज क्लोज्ड एट वन एंड, राइट, ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, करेक्ट है बेटा। बेटा इन केस आपको याद नहीं आ रहा है, मैं और थोड़ा बेसिक बताऊँ आपको। ये जो ओपन पाइप की बात हो रही है ऑप्शन बी के अंदर, उसमें मैंने आपसे कहा ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। लेट मी कंसिडर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एज एन। सो नेक्स्ट हार्मोनिक कौन सा होगा बेटा, 2n होगा। n इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दिस इज द फर्स्ट हार्मोनिक। नेक्स्ट होगा 2n, सेकेंड हार्मोनिक। नेक्स्ट होगा 3n, थर्ड हार्मोनिक। नेक्स्ट होगा बेटा 4n, फोर्थ हार्मोनिक, एंड सो ऑन। करेक्ट है। ऑप्शन सी को देखते हैं। देयर इज अ पाइप विच इज क्लोज्ड एट वन एंड। Let me consider that fundamental frequency is n. So this is first harmonic. अच्छा, क्या next frequency 2n होगा? The answer is no. Next frequency will be students 3n, third multiple of fundamental frequency. So this is third harmonic. Next will be beta 5n, next will be 7n and so on. वहीं से हम ये कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं दैट फॉर अ पाइप विच इज क्लोज्ड एट वन एंड स्टूडेंट्स ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट 1, 3, 5, 7, 9 एट्सेट्रा। सो ये जो स्टेटमेंट सी गिवन है उन्होंने, वो भी तो फॉल्स हो गया। आगे रीड करते हैं बेटा। ऑप्शन डी, इन केस ऑफ अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग व्हेन वाइब्रेटेड फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन इज सेम एज सेकेंड हार्मोनिक। करेक्ट है बेटा ये तो, एंड लॉजिकल सी बात है बेटा, ये तीनों ऑप्शन फॉल्स थे तो ऑप्शन डी जो है वो ट्रू ही होना चाहिए। बट फिर भी आपके सेटिस्फैक्शन के लिए बेटा हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं। इन केस ऑफ स्ट्रिंग जब हम उसमें नंबर ऑफ लूप्स का फॉर्मेशन करेंगे स्टूडेंट्स, कंक्लूजन मिलता है दैट ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। करेक्ट है सर, ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। कौन से हार्मोनिक प्रेजेंट रहेंगे सर? सारे के सारे। Let me consider fundamental frequency as n. Next frequency will be 2n, next 3n, next will be 4n and so on. Correct है students? So n को आप क्या बोलोगे? First harmonic 2n, second harmonic 3n, third harmonic 4n will be fourth harmonic. Okay? So students 2n is a harmonic number 2. ये होने वाला है overtone number 1. 3n is harmonic number 3. तो ये होने वाला है overtone number 2. 4n बेटा हार्मोनिक नंबर 4, तो ये होने वाला है ओवरटोन नंबर 3। सो आई थिंक ऑप्शन डी में जो स्टेटमेंट गिवन है वो ऐसा है, इन केस ऑफ अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग व्हेन वाइब्रेटेड फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन इज सेम एज सेकेंड हार्मोनिक। करेक्ट है। ये जो सेकेंड हार्मोनिक है ये होने वाला है ओवरटोन नंबर 1। करेक्ट है बेटा। सो इसीलिए हमारा यहाँ पर आंसर होगा डेफिनेटली डी। अब याद आ रहा है बच्चों आपको ये सब? ओके। Question number 5. Next question students. The question is, if I is moment of inertia of a thin circular disk about an axis passing through the tangent of the disk and in the plane of disk, the moment of inertia of same circular disk about an axis perpendicular to plane and passing through its center is. Options है आपके। ऑप्शन ए 4/5 टाइम्स ऑफ आई, ऑप्शन बी 2/5 टाइम्स ऑफ आई, ऑप्शन सी 4/3 टाइम्स ऑफ आई, ऑप्शन डी 2/3 टाइम्स ऑफ आई। ओके, सो स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन सर्कुलर डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द टेंजेंट ऑफ द डिस्क
and in the plane of the disk. Okay sir, okay, in the plane of the disk. So एक काम करते हैं, I am drawing a disk for you. Okay बेटा, tangent, बट कौन सा वाला, which is in the plane, तो ये वाला बेटा, ये वाला नहीं, ये हो जाएगा perpendicular to the plane. उनको ये नहीं चाहिए, उनको चाहिए tangent in the plane. Yes, तो बेटा यहाँ पे हम लिखेंगे moment of inertia for this disk about a tangent in the plane. ITP, this is given by the formula students, 5/4 times of mr square. m definitely इसका मास है, जो r है वो रेडियस है. ओके सर, एज पर द डेटा आई थिंक ये फॉर्मूला है I. ओके, आगे रीड करते हैं स्टूडेंट्स. स्टेटमेंट 2, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेम सर्कुलर डिस्क अबाउट एन एक्सिस perpendicular to plane and passing through its center. Okay sir, okay, so I am considering a disk over here. इस बार कौन सा एक्सिस ऑफ रोटेशन कंसिडर कर रहे हैं बेटा, ये सेंट्रल एक्सिस ऑफ रोटेशन, करेक्ट है. इसका सेंट्रल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC होता है स्टूडेंट्स, काफ़ी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये, हाफ mr स्क्वायर, ऑब्वियस. सो बेटा दिस विल बिकम हाफ एज इट इज. व्हाट आई कैन डू इज, instead of mr square I will use 4I by 5. Tell me, 4I by 5, correct है students. So 2 times of 2 will get 4, so 2I by 5. So the required moment of inertia IC is given by the formula 2 by 5 times of I. So this should be 2 by 5 times of I, option B. Okay. Next, MCQ number 6. A parallel plate capacitor has a plate area A and separation between plates is D. Okay, it is charged to a potential difference of V0 volt. The charging battery is then disconnected and plates are pulled apart 3 times the initial distance. Okay sir, the work done to increase the distance between the plates is option A 3 epsilon naught A V naught square by D, option B epsilon naught A V naught square by 2D, option C epsilon naught A V naught square divided by 3D, option D epsilon naught A V naught square divided by D. Okay, so students, a parallel plate capacitor has plate area A, separation between plates is D, it is charged to a potential difference of V naught volt. Okay, तो एक काम करते हैं, हम कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिख लेते हैं. इनिशियल कैपेसिटेंस एक काम करते हैं, C0 से डिनोट कर लेते हैं बेटा. क्या फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का स्टूडेंट्स, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D, करेक्ट है. सो फाइनल कैपेसिटेंस क्या होगा बेटा, C. आपने स्टेटमेंट देखे कि नहीं, द चार्जिंग बैटरी इज देन डिस्कनेक्टेड एंड प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट 3 times the initial distance, 3 times the initial distance, right. सो ये न्यू कैपेसिटेंस C क्या होगा बेटा, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D will be replaced by 3D. So that means final capacitance C is equals to 1 by 3 times of initial capacitance C0. ये समझा बेटा आपको. Final capacitance C is becoming 1/3 times of initial capacitance C0. Yes बेटा, here I am considering that isolated system is there. तो अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम का नॉलेज मैं यूज करूं, सो Q विल रिमेन कंजर्व्ड, करेक्ट है स्टूडेंट्स. चार्ज कंजर्व्ड रहेगा. व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला टू कैलकुलेट Q बेटा, Q इज गिवन बाय द फॉर्मूला CV. सो Q इनिशियल विल बी इक्वल्स टू Q फाइनल. यस, Q आई एम रिप्लेसिंग बाय CV बेटा, Q आई एम रिप्लेसिंग बाय CV. सो दिस इज C इनिशियल, C0, V इनिशियल, V0, C फाइनल, C V फाइनल इज V. ओके, तो आप मुझे बताइए, आप ये जो C0 है उससे C0 लिख रहे हो, V0 तो V0 ही गिवन है, वही लिखना पड़ेगा आपको. दैट इज इक्वल टू बेटा व्हाट इज C. यस, रिसेंटली वी फाउंड दैट C इज 1/3 टाइम्स ऑफ C0. V आई एम कंसिडरिंग एज इट इज, सो C0 विल कैंसल आउट. बेटा मुझे मिलने वाला है ये V फाइनल, V इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ V0, करेक्ट है बेटा. फाइनल जो पोटेंशियल है दैट इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ इनिशियल पोटेंशियल V0. यस, ओके सर. अब वो वर्क का स्टेटमेंट क्या कहता है,
The work done to increase the distance between the plates is how much? Okay sir. So work का मैं यहाँ फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ बेटा, हाफ CV स्क्वायर. So here that work done W will be half CV square minus half CV square. Yes बेटा, this is final and this is initial. तो यहाँ मुझे C0 and V0 लिखना होगा. ओके तो इसको मैं लिख देता हूँ 1/2 as it is. What is C बेटा? What is C? It is 1/3 times of C0. Okay, what is V students? 3V0. So 3V0 the whole square तो as it is रहेगा, minus half C0 V0 square. Okay sir. So this should be students, half हम कॉमन ले रहे हैं. ओके C0 हम कॉमन ले रहे हैं, V0 स्क्वायर भी हम कॉमन ले सकते हैं. सो ब्रैकेट में हमें मिलेगा स्टूडेंट्स 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 3. सो दिस इज 3 ऑब्वियस, माइनस ये सब कॉमन आ चुका है तो 1. नाउ दिस 3 minus 1 विल गिव यू 2. दिस 2 विल कैंसल आउट विद दिस 2. तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा स्टूडेंट्स C0 V0 स्क्वायर. व्हाट इज C0 सर? व्हाट इज C0? इनिशियल कैपेसिटेंस C0. दिस इज एप्सिलॉन नॉट इनटू A डिवाइड बाई D. ओके so the work done in this question is epsilon naught A V0 square divided by D. So this is going to match with option D. Okay, MCQ number 7. The shortest wavelength in the Balmer series of hydrogen atom is equal to the shortest wavelength in the bracket series of a hydrogen like atom of atomic number Z. The value of Z is option A 2, option B 3, option C 4, option D 6. So students, transition के लिए the formula will be 1 by lambda, right, is equals to RZ square multiplied by 1 upon P square minus 1 upon N square. correct है. lambda wavelength है, so 1 upon lambda will be wave number, R is the Rydberg's constant, Z is atomic number, P is lower energy level and N is higher energy level. अब यहाँ बात हो रही है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की. सो आपको लैम्डा मिनिमम है ऐसा सोचना है. अब बेटा लैम्डा मिनिमम चाहिए तो जंप कैसा होना चाहिए? लॉन्गेस्ट. करेक्ट है. सो इफ़ यू नीड लैम्डा टू बी मिनिमम, जंप कैसा होना चाहिए? लॉन्गेस्ट. लॉन्गेस्ट जंप कहाँ से होता है? इन्फिनिटी से होता है. सो फॉर श्योर एन का वैल्यू आप क्या लोगे? इन्फिनिटी लोगे. करेक्ट है बेटा. सो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या देगा आपको? 0 देगा. सो फॉर्मूला ऑफ 1 अपॉन लैम्डा विल बी RZ स्क्वायर इंटू 1 अपॉन P स्क्वायर माइनस 0. दैट विल गिव यू 1 अपॉन P स्क्वायर. ऑब्वियस है. सो व्हाट कैन बी द जनरलाइज फॉर्मूला टू कैलकुलेट लैम्डा मिनिमम बेटा? इट विल बी, यस टेल मी, लैम्डा मिनिमम विल बी P स्क्वायर divided by RZ square. Okay sir, this is lambda minimum का standard formula. MCQs के लिए आपने इसे डायरेक्टली मेमोराइज भी किया होगा, बट बीइंग अ टीचर मुझे आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाना था, मैंने करवा दिया है आपको. लैम्डा मिनिमम विल बी P स्क्वायर डिवाइड बाई RZ स्क्वायर. ओके सो केस 1 रीड करते हैं हम लोग क्वेश्चन में स्टूडेंट्स. केस 1 C1. केस 1 है स्टूडेंट्स, देयर इज Balmer series of hydrogen atom. Okay sir, Balmer series of hydrogen atom, H atom. And case 2 is there is bracket series. Okay, bracket series for hydrogen like atom, for H like atom sir. इसका जो एटॉमिक नंबर है वो Z है, वो Z ही सर आपको डिटरमाइन करना है. करेक्ट है स्टूडेंट्स. इफ एट ऑल आई टेल यू द वैल्यू ऑफ P इज 1, यस, P इज इक्वल्स टू 2, P इज इक्वल्स टू 3, P इज इक्वल्स टू 4, P इज इक्वल्स टू 5. ये कौन से सीरीज के लिए वैलिड है? टेल मी. 1 2 3 4 5. लाइमन सीरीज, बाल्मर, Paschen, bracket, P fund. Yes sir. So this is low blood pressure by physics.
याद आया बेटा आपको? रेगुलर लेक्चर में हमने आपको ये टेक्निक दिया था, जो बच्चे इसको ऐसे याद करना चाहे वो कर सकते हैं. लो ब्लड प्रेशर बाय फिजिक्स. बाय द वे दैट्स नॉट द ट्रूथ, ये सिर्फ सीक्वेंस को याद करने के लिए है. ओके, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड. सो फर्स्ट केस के हिसाब से वी हैव टू टॉक अबाउट बाल्मर सीरीज सर. ओके, सो P इज इक्वल्स टू 2. सो स्टूडेंट्स, लैम्डा फॉर फर्स्ट केस लैम्डा 1 ले लेते हैं. दैट इज इक्वल टू, आप P को क्या सब्सटीट्यूट करने वाले हो? 2. सो 2 स्क्वायर डिवाइड बाय R Z स्क्वायर. हाइड्रोजन एटम है बेटा, तो Z विल बी इक्वल्स टू 1 ऑब्वियस. सो दिस इज 1 स्क्वायर. ओके सर, सो दिस विल बी 4 by R. Lambda 1 is equals to 4 by R. Okay sir. Now talking about case 2. So lambda for case 2, lambda 2 I am considering is equals to P square. But this is bracket series. Beta bracket series. So value of P will be 4. Yes sir. So this will be 4 square divided by R Z square. Z you don't know. You keep it as it is. Z square correct है बेटा. Okay. So उनका स्टेटमेंट ऐसा है, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द ब्रैकेट सीरीज ऑफ अ हाइड्रोजन लाइक एटम ऑफ एटॉमिक नंबर Z. द वैल्यू ऑफ Z इज हाउ मच? दैट मीन्स स्टूडेंट्स, आपको ये गिवन है दैट लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर इक्वल. सो लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू लैम्डा 2 मैं कर लेता हूँ, मैं लिख पाता हूँ 4 डिवाइड बाई R. यस सर, इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R Z स्क्वायर. करेक्ट है. सो एक 4 कैंसल आउट हो जाएगा, R विल ऑल्सो कैंसल आउट. करेक्ट है स्टूडेंट्स. सो दैट मीन्स यू आर गेटिंग Z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4. सो टेकिंग स्क्वायर रूट Z विल बी इक्वल्स टू 2. करेक्ट है. सो दिस इज गोइंग टू मैच विथ Z इज इक्वल्स टू 2. ऑप्शन A. ओके, सो 7th MCQ द आंसर विल बी A. MCQ number 8. If the length of stretched string is reduced by 40% and tension is increased by 44%, then the ratio of final to initial frequencies of stretched string is option A 2:1, option B 3:2, option C 3:4, option D 1:3. Students, it is given that length you are reducing by 40%. That means L2 is 0.6 times of L1. Length is decreasing by 40%. That means it is becoming 60%. So final length will be 0.6 times of initial length, and tension is increased by 44%, right? That means final tension T2 will be 1.44 times of initial tension T1. Then the ratio of final to initial frequency, beta, final frequency is N2, initial frequency is N1. This is the required ratio students. N2 divided by N1 is question mark. ठीक है स्टूडेंट्स, आप मुझे बताइए what is the formula to calculate fundamental frequency for vibration of string? N is equals to 1/2L under root of T by M. वैसे जनरल फॉर्मूला में हम यहाँ पे P लिखते हैं ना बेटा, एंड P होता है नंबर ऑफ लूप्स या फिर हार्मोनिक नंबर. हम यहाँ अज्यूम कर रहे हैं दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. सो P number of loops, that is harmonic number, I am replacing by 1. So N will be 1/2L under root of T by M. That means students N2 divided by N1 will be, लेंथ के लिए इन्वर्स है, सो L1 by L2. रूट रहेगा सर ऑब्वियस. टेंशन के लिए डायरेक्ट है सर, सो इट इज़ T2 by T1. करेक्ट है. N2 upon N1 is equals to L1 upon L2 into root of T2 upon T1. Okay. So what is L1 upon L2 beta? L1 divided by L2 is 1 upon 0.6 square root as it is. T2 upon T1, sir, what is T2 upon T1? It is 1.44. So this should be 1 divided by 0.6 into square root of 1.44 is 1.2. So 1.2 and 0.6, the ratio will be students 2 upon 1. So the required ratio N2 upon N1 is 2 upon 1. स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट देखा ना आपने ठीक से? क्या पूछ रहे हैं? रेशियो ऑफ फाइनल टू इनिशियल फ्रीक्वेंसी. फाइनल टू इनिशियल है बेटा, मतलब N2 अपॉन N1 ही पूछा है. दैट्स वाई इट शुड बी 2 upon 1 एंड द आंसर शुड बी A. फाइन विद दिस. क्वेश्चन नंबर 8. MCQ number 9. A square loop of area 25 centimeter square has a resistance of 10 ohm. This loop is placed in a uniform magnetic field of magnitude 40 Tesla. The plane of loop is perpendicular to the magnetic field
the work done in pulling the loop out of the magnetic field slowly and uniformly in 1 second will be option A 1 into 10 raised to minus 4 joule, B 1 into 10 raised to minus 3 joule, C 5 into 10 raised to minus 3 joule, D 2.5 into 10 raised to minus 3 joule. Okay, so there is a square loop. Its area A is 25 centimeter square. Resistance is 10 ohm. Okay, it is placed in uniform magnetic field. Big B magnetic induction is 40 Tesla. Angle given है students. The work done in pulling the loop out, work done W is question mark. Okay, the given time T is 1 second. Okay, so work done is the requirement. Fine. So students, आप मुझे बताइए, हमें अगर वर्क डिटरमाइन करना है, द बेसिक फॉर्मूला कैन बी फोर्स टाइम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट. करेक्ट है, फोर्स टाइम्स द डिस्प्लेसमेंट. बेटा डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट लेंथ ऑफ द वायर. ऑब्वियस, सो एफ टाइम्स ऑफ एल में लिख लेता हूँ. ओके, अच्छा, ये जो फोर्स है बेटा, फोर्स को मैं लिख लेता हूँ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द वायर. ओके, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. F is given by the formula Bell sin theta. करेक्ट है, F is FM, force experienced by a wire due to magnetic field. Bell sin theta 1 है बेटा, because theta is 90 degree. Okay, Bell sin 90 degree into this L will remain as it is. So मैं लेंथ का स्क्वायर कर दे रहा हूँ. ये समझा बेटा आपको. B का वैल्यू गिवन है, लेंथ आप पता कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा. ये एरिया ऑफ स्क्वायर लूप है, सो लेंथ क्या होगा, डेफिनेटली 5 सेंटीमीटर होगा. एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होगा लेंथ का स्क्वायर बेटा. 5 का स्क्वायर विल गिव यू 25 ना. तो अगर एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सो लेंथ क्या होगा बेटा 5 सेंटीमीटर. तो आप इसको लिख सकते थे 5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2 मीटर. ऑब्वियस है ना बेटा, ये बाकी सब तो ठीक है. ओके, सो B इज़ गिवन टू यू, लेंथ इज़ ऑल्सो गिवन टू यू. हाउ टू कैलकुलेट करंट. बेटा यहाँ पे करंट इंड्यूस हो रहा है, करेक्ट है ना. तो करंट जो इंड्यूस हो रहा है एज पर ओम्स लॉ, कैन आई से इट इज ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस. सो इंड्यूस्ड करंट इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस. नाउ सर, ये ईएमएफ क्यों इंड्यूस हो रहा है यहाँ पे, ड्यू टू मोशन ऑफ द कंडक्टर. ओके, कौन सा सर, रोटेशनल या लीनियर. द आंसर इज लीनियर. दैट्स वाई मैं ईएमएफ इंड्यूस्ड का फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ बेटा, BLV. ऑब्वियस. ओके, now that is equal to students B as it is, L as it is, divided by resistance also as it is. ये V क्या है बेटा, this is the speed जिससे हम वो कंडक्टर को खींच रहे हैं. करेक्ट है. अब स्पीड का बेसिक फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो डिस्टेंस इज नथिंग बट लेंथ. ओके, जो डिस्टेंस कवर किया है वो लेंथ है वायर का, लूप का, राइट, डिवाइड बाई टाइम. करेक्ट है बेटा. सो दिस विल बी BL स्क्वायर डिवाइड बाई RT बेटा. तो ये इंड्यूस्ड करंट का सिंप्लीफाइड वर्जन हो गया. ओके, अच्छा, यहाँ पर मुझे फिर इस डिनोशन के हिसाब से कैपिटल L लिखना चाहिए. नो प्रॉब्लम सर. F टाइम्स ऑफ कैपिटल L, ये हो जाएगा BI कैपिटल L का स्क्वायर. ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन. तो बेटा वर्क हो जाना है BL स्क्वायर, कॉपी पेस्ट. व्हाट अबाउट I सर, व्हाट अबाउट I, टेल मी. इट इज़ BL स्क्वायर डिवाइडेड बाय RT. कुछ कैंसिल हो रहा है सर, नहीं कैंसिल तो नहीं हो रहा है, उल्टा आपको सॉल्व करना पड़ेगा. दिस इज B स्क्वायर L रेज टू 4 डिवाइड बाय RT सर. सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर वर्क. आई थिंक इसमें हम वैल्यू सब्सटीट्यूट विद कॉन्फिडेंस कर सकते हैं. लेट्स सी. सो वर्क डन W हो जाना है स्टूडेंट्स, वर्क डन W B स्क्वायर. सर व्हाट इज B स्क्वायर, 40 स्क्वायर. ओके सर, इनटू L रेज टू 4. व्हाट इज L सर, 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 मीटर. आप रेज टू 4 करोगे बेटा, 5 रेज टू 4 विल गिव यू 625. यस सर. 10 रेज टू माइनस 2 रेज टू 4 विल गिव यू 10 रेज टू माइनस 8. डिवाइड दैट बाय R. रेजिस्टेंस सर 10 ओम. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम, इट इज़ 1 सेकेंड. फाइन. सो बेटा ये हो जाएगा 4 स्क्वायर 16 इंटू 10 रेज टू 2 इंटू 625 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 डिवाइड बाई 10. कॉपी पेस्ट. यस, तो बेटा एक 10 में कैंसिल कर रहा हूँ यहाँ पे. नाउ 16 इंटू 625 विल गिव यू 10,000. दैट इज 10 रेज टू 4.
ये 10 raised to 5, 10 raised to 5, and sir this is 10 raised to minus 8. Total will be 10 raised to minus 3 joule. So work done W here is 10 raised to minus 3 joule, and this is given in option B students. क्या given है वहाँ पे वर्क 1.0 into 10 raised to minus 3 joule, मतलब यही हो गया बेटा. फाइन. क्वेश्चन नंबर 10. ओके, सो two capacitors C1 and C2. C1 is 3 microfarad and C2 is 2 microfarad are connected in series across DC source of 100 volt. The ratio of potential across C2 to C1 is option A 2:3, B 3:2, C 6:5, D 5:6. बेटा आप इसे डायरेक्टली शॉर्टकट से करें, ज़्यादा वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ढूंढने की आप कोशिश ना करें, इट इज़ वेस्ट ऑफ योर टाइम. ओके, रिक्वायरमेंट पे सीधा फोकस करते हैं. रेशियो ऑफ पोटेंशियल बेटा, पोटेंशियल डिवाइड बाय पोटेंशियल, कौन सा सर? 2/1, करेक्ट है. नाउ स्टूडेंट्स वी नो दैट Q will be equals to CV, and in line number 2 it is given that C1 and C2 are connected in series, right? That means बेटा Q will remain same. सीरीज कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर्स का, सो Q will remain same. So C into V is constant. That means C and V में यहाँ पर जो रिलेशन है वो इन्वर्स है. So students, V2 divided by V1 will be directly C1 divided by C2. What is the value of C1 sir? 3 microfarad. What about C2? 2 microfarad, and the required ratio should be 3/2. So option B is your answer. ऐसे करिए इसको शॉर्टकट से. ओके, MCQ number 11 students. To obtain the truth table shown from the following logic circuit, the gate G should be option A and option B NAND, option C or option D NOR. So students, the given logic circuit is in front of you and ये given truth table. Okay, so beta as per my experience, this gate G should be NOR gate. मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट. बेटा दिस इज डेफिनेटली ऑर गेट. ओके, सो जी मेरे हिसाब से नॉर गेट है. सो ए एंड बी, दीज आर द टू इनपुट्स फॉर दिस नॉर गेट, राइट? सो ए एंड बी, दीज आर द टू इनपुट्स फॉर विच गेट? नॉर गेट. सो फर्स्ट हम ढूंढ लेते हैं बेटा ए एंड बी का और गेट का आंसर. देन हम ढूंढ लेंगे यहाँ पर A and B के NOR गेट का आंसर. करेक्ट है. आई विल नेम दिस एज आउटपुट X. आउटपुट X बेटा. ओके, नाउ व्हाट इज द फाइनल आउटपुट? सर इट इज Y. सो Y को मैं कंसिडर कर रहा हूँ बेटा. इट इज द आउटपुट व्हेन द टू इनपुट्स आर A एंड X. करेक्ट है. एंड Y किसके आउटपुट के बाहर का वैल्यू है? द आंसर इज बेटा OR गेट. तो आप यहाँ पे प्लस कंसिडर कर लीजिए. करेक्ट है. सो Y इज द फाइनल आउटपुट OR गेट के बाद ना, तो OR गेट बेटा, तो A X हम ढूंढ रहे हैं OR गेट का आंसर. यस सर. सो व्हाट अबाउट A प्लस B बेटा, मतलब A एंड B का कौन सा गेट? OR गेट, राइट? सो OR गेट का रूल क्या होगा स्टूडेंट्स? द आउटपुट इज लो इफ बोथ द इनपुट्स आर लो. इन सिंपल टर्म्स, अगर दोनों जीरो होंगे तो ही आपको आउटपुट क्या मिलेगा? 0. अदरवाइज द आंसर विल बी 1. चेक करते हैं इसको. 0 0, द आंसर इज 0. 0 0 0 0 0 0. नो सर, दैट मीन्स ऑल द 3 आउटपुट्स विल बी 1. करेक्ट है. सो 0 1 1 1. ओके सर. सो A एंड B का और आपको मिल चुका. अब नॉर क्या होगा बेटा? 0 के लिए 1, 1 के लिए 0, 1 के लिए 0, 1 के लिए 0. करेक्ट है. सो अब इसको देख लेते हैं स्टूडेंट्स. ये जो आपको X का वैल्यू मिला है, दैट मीन्स जो आपको A एंड B के NOR गेट का आंसर मिला है, इट्स वन एंड द सेम थिंग. ओके, ये एंड ये जो A है, ये दोनों इनपुट है, तब जाके आपको फाइनल आउटपुट क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? Y. करेक्ट है. एंड ये कौन सा गेट है सर? OR गेट. वी नो द रूल सर. द आउटपुट इज 0 इफ बोथ द इनपुट्स आर 0. यस, चेक कर लेते हैं इसे. सो 0 0, नो सर. 0 0, यस सर, द आंसर विल बी 0. 0 0 0, 0 0, नो सर. 0 0, नो सर. सो बाकी सारे आंसर्स क्या होने चाहिए थे? 1 होने चाहिए थे. एंड हाँ सर, ये तो 1 ही है. दैट्स वाई मैं जो आपको बता रहा था, ये जो G गेट है ये NOR गेट है.
my statement is absolutely correct. NOR gate students, this is given in option D. Okay, so for 11th MCQ the answer will be D. It might happen students, as a student आपको इसमें ट्रायल एंड एरर मेथड फॉलो करना पड़े. दैट मीन्स यू विल फर्स्ट चेक फॉर ऑप्शन ए. इफ इट इज गेटिंग सेटिस्फाइड दैट्स योर आंसर. अगर नहीं हुआ सो यू हैव टू चेक फॉर बी. अगर वो सेटिस्फाई हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो वी कैन चेक फॉर सी. अगर वो भी सेटिस्फाई नहीं हुआ बेटा तो डेफिनेटली डी ही आपका आंसर होगा, क्योंकि ए बी सी आप चेक कर चुके हैं एंड वो मैच नहीं हो रहा है, सो डी शुड बी योर आंसर. ओके, बट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे ये आंसर डायरेक्टली मालूम था तो मैंने आपके साथ ये नॉलेज शेयर किया. आप इसमें ट्रायल एंड एरर मेथड फॉलो कर सकते हो. ओके, सो 11th क्वेश्चन द आंसर शुड बी डी. नाउ व्हाट अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, दैट इज 12th क्वेश्चन. लेट्स वर्क ऑन दिस. An electric dipole consisting of two opposite charges of 2 into 10 raised to minus 6 coulomb separated by a distance of 3 centimeter placed in an electric field of 2 into 10 raised to 5 Newton per coulomb, then the maximum torque acting on dipole is how much? Option A 12 into 10 raised to minus 1 Newton meter. Option B 24 into 10 raised to minus 3 Newton meter. Option C 12 into 10 raised to minus 3 Newton meter. Option D 24 into 10 raised to minus 1 Newton meter. Okay sir, so the two charges का magnitude in this electric dipole Q is 2 into 10 raised to minus 6 coulomb. Separation between these two charges right is 2L बेटा, मतलब dipole length हो गया ये तो. How much is the value given to you? 3 centimeter, 3 into 10 raised to minus 2 meter sir. Placed in an electric field of 2 into 10 raised to 5 Newton per coulomb. This is the electric field. Beta, this is the electric field intensity. Okay sir. Then the maximum torque tau max is how much? Okay sir. So students, torque acting on electric dipole when it is placed in uniform electric field is given by the formula tau is equals to PE sin theta. करेक्ट है. यहाँ डेफिनेटली हमें मैक्सिमम टॉर्क पूछा जा रहा है, सो साइन थीटा का मैक्स वैल्यू हमें कंसिडर करना होगा विच इज़ 1. इफ दिस इज़ 1 देन ओनली स्टूडेंट्स हमें टाउ कैसा मिलेगा? मैक्स मिलेगा. सो मैक्सिमम टॉर्क टाउ मैक्स विल बी बेटा P टाइम्स ऑफ E. E इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. सर व्हाट इज़ P? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट. उसका खुद का बेसिक फॉर्मूला होगा स्टूडेंट्स, P इज़ द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डाइपोल लेंथ. करेक्ट है ये एज इट इज स्टूडेंट्स. सो P I am replacing by Q times of 2L into electric field as it is. Yes, that means ये हो जाना है students. Magnitude of charge is 2 into 10 raised to minus 6 coulomb. 2L dipole length, electric dipole length, which is 3 into 10 raised to minus 2 meter. Electric field intensity beta 2 into 10 raised to 5 Newton per coulomb. Okay sir. So this should become 2 into 3 6, 6 into 2 12. 10 का पार सर आप बताइए. -8 + 5 यानी -3. 12 into 10 raised to minus 3 Newton meter. This is the max torque. Students, this is 12 into 10 raised to minus 3. 12 into 10 raised to minus 3 Newton meter. The answer should be C. Okay, 12th MCQ the answer is C बेटा. Okay, what next? 13th theoretical question है, डायरेक्टली फटाफट कर लेते हैं इसको. An insulator, in fact in insulators, option A valence band is empty and conduction band is filled with electrons. Option B conduction band is empty and valence band is completely filled with electrons. Option C valence band is partially filled. Option D conduction band is partially filled with electrons. Students, the answer should be B. In case of insulators, conduction band is empty and valence band is completely filled with electrons. Easy. MCQ number 14. 7 identical discs, each of mass m and radius r, are arranged in a hexagonal plane pattern so as to touch each neighboring disk as shown in the figure. The moment of inertia of the system of 7 discs about an axis passing through the center of central disk and normal to the plane of all the disk is how much?
ऑप्शन ए 7/2 mr², ऑप्शन बी 13/2 mr², ऑप्शन सी 29/2 mr², ऑप्शन डी 55/2 mr². ओके, सो स्टूडेंट्स विल स्टार्ट विद दिस सेंट्रल डिस्क. इसका जो सेंटर है यही ये पूरे सिस्टम का एक्सिस ऑफ रोटेशन है. सो डेफिनेटली मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस सेंट्रल डिस्क is the standard formula. Central axis of rotation for disk moment of inertia will be half mr². बेटा इसके लिए तो कोई प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए आपको. ओके, नाउ लेट मी कंसिडर दिस डिस्क फॉर रेफरेंस. ओके, कैन आई से एक्चुअली पूरे सिस्टम का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो यहाँ पर है बेटा, यहाँ पर. ओके, इन केस इस डिस्क का मैं सेंट्रल एक्सिस कंसिडर करूँ तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बेटा, हाफ mr². ऑब्वियस है, डिस्क है तो आइडेंटिकल. तो ये अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन है सो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी हाफ mr². बट सर एक्सिस ऑफ रोटेशन सच में यहाँ नहीं है, यहाँ पर है. सो वी हैव टू यूज अ पैरेलल एक्सिस थ्योरम. करेक्ट है बेटा. सो फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन बेटा ये वाले डिस्क का एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, इट विल बी हाफ mr² जो होता है प्लस m इंटू इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, 2r द होल स्क्वायर एज इट इज. स्टूडेंट्स आर यू अवेयर ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम? नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा बेटा आपको. इन योर पैरेलल एक्सिस थ्योरम स्टूडेंट्स हम कहते हैं दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I0 इज गिवन बाय IC प्लस mh². करेक्ट है, IC बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रल एक्सिस, I0 मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द रिक्वायर्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन. डेफिनेटली ये दोनों जो एक्सिस की मैं बात कर रहा हूँ वो दोनों आपस में पैरेलल होने चाहिए. h क्या है सर, दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. चेक करते हैं सर, व्हाट इज IC, हाफ mr². बेटा आपको समझा ना, आई एम टेकिंग दिस डिस्क फॉर रेफरेंस, राइट. ओके, सो व्हाट इज IC बेटा, हाफ mr². इसके लिए IC क्या होगा, हाफ mr² प्लस m इंटू h². बेटा इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच में व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, r प्लस r दैट इज 2r. करेक्ट है. सो स्टूडेंट्स दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर डिस्क जिसको मैं रेफरेंस पे लिया हूँ. बट द गुड पार्ट इज दिस डायग्राम इज सिमेट्रिक. सो 1 2 3 4 5 6 आई कैन मल्टीप्लाई दिस आंसर बाय 6. तो मुझे मिल जाएगा बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओके फॉर ऑल द अदर 6 डिस्क. करेक्ट है बेटा, आपको समझाइए स्टेटमेंट. I for all the 6 disks is given by the value 6 into this, 6 into half mr² plus m into 2r the whole square. Let me simplify this students. So this I for all the 6 disks will be equals to beta 3 mr². Correct है, plus there should be 4, right? So 4 into 6 will give you 24 mr² should be as it is. सो टोटल हो जाना है स्टूडेंट्स ये 27 mr². यस, सो द रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल द 7 डिस्क कंबाइंड विल बी इक्वल्स टू स्टूडेंट्स हाफ mr². ये सेंट्रल वाले के लिए, राइट सर, प्लस 27 mr² फॉर ऑल द अदर 6 डिस्क. सो टोटल विल बी स्टूडेंट्स mr² में कॉमन ले रहा हूँ, दिस विल बी 55/2 mr² कॉमन लिया जा चुका है. सो द फाइनल द रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी 55/2 mr². दिस इज अ गुड क्वेश्चन स्टूडेंट्स. 55/2 mr², द आंसर शुड बी डी. ओके, नेक्स्ट इज बेटा क्वेश्चन नंबर 15. अ सैटेलाइट मूव्स इन अ स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट around the earth if where VH, VC and VE are the horizontal velocity, critical velocity and escape velocity respectively. Okay sir. Option A, VH is less than VC. Option B, VH is equals to VE. Option C, VH is equals to VC. Option D, VH is greater than VE. So students, let's revise this part of gravitation, possible cases of orbit, right sir. So option A में it is given that VH horizontal speed is lesser than critical speed. So यहाँ पर students
Satellite will come back again to the surface of the earth by following a spiral path. Okay. ऑप्शन बी में क्या कंडीशन गिवन है बेटा? VH is equals to VE. Satellite is going to follow parabolic path, sir. What about C? VH is equals to VC. So satellite is going to perform circular motion with uniform speed, sir. Option D, horizontal speed VH is greater than escape velocity. So sir, satellite is going to follow hyperbolic path. अब उनका स्टेटमेंट कैसा है? उनका स्टेटमेंट है a satellite moves in a stable circular orbit. Okay sir, circular orbit is there in option C. So for this 15th question बेटा आंसर आपको मिल चुका है C. स्ट्रेट फॉरवर्ड है. ओके